भाइयों बहनों, आज हम योग अष्टांग योग के बारे में कुछ संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि अष्टांग योग अपने आप में एक बृहद विज्ञान है और यह विज्ञान जीवन का विज्ञान है। जन्म से लेकर आखिरी क्षण तक का विज्ञान है। इसके साथ में एक थोड़ी सी जानकारी और आपके लिए देना चाहेंगे कि ये योग के बारे में अक्सर ऐसा माना जाता है कि योगासन ही योग है। योग के तो 8 खंड हैं जिनके बारे में संक्षेप में अभी हम जानकारी देंगे, लेकिन योगासन भी उसका एक पार्ट है, सब कुछ नहीं। तो आप चलते हैं। अष्टांग योग की जानकारी में सबसे पहले यम आता है, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठवां है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां समाधि। यम के 5 खंड हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह। नियम के 5 खंड हैं: नेति, धोती, बस्ती, कपालभाति और त्राटक। तीसरा, योगासन के बारे में अधिक कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। शारीरिक स्थितियों को, शारीरिक शारीरिक हलचल के साथ में स्थितियों को, शरीर की स्थितियों को योगासन कहा जाता है और ये योगासन भी बहुत महत्वपूर्ण है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, लाभ के लिए। तीसरा जो खंड है उसके बारे में आप आजकल सर्वत्र सुन रहे हैं, योगासन चल भी रहे हैं योगा के नाम से भी। चौथा जो खंड है वो है प्राणायाम। प्राणायाम अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण खंड है और जो हमारा जीवन, जो हमारे शरीर की हलचल हो रही है वो प्राण के द्वारा ऑक्सीजन के लेने देने छोड़ने के कारण हो रही है और इसलिए प्राणायाम अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्राणायाम यानी प्राण का, श्वास के आवागमन का और उस पर श्वास पर नियंत्रण लाने का विज्ञान, तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। प्राणायाम एक प्रकार से हमारे मन को भी नियंत्रित करता है और हमारी बॉडी को भी नियंत्रित करता है, ये मध्य में है। चौथा जो खंड है वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार अपने आप में एक मध्य बिंदु है आंतरिक जगत यानी मनोजगत और बाहरी जगत, दृश्यमान जगत के बीच का। तो ये जो मध्य बिंदु है या मध्य क्रिया है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम केवल श्वास नहीं हैं, हमारे अंदर एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण अवयव मन है। तो इस मन को नियंत्रण में लाने के लिए, इस शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्राणायाम अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पांचवा खंड आपने देखा प्रत्याहार के रूप में। छठवां है धारणा। धारणा यानी हम किसी भी एक बिंदु पर अपने आप को फोकस कर सकें, अपने ध्यान को एकाग्र कर सकें, अपने मन को एकाग्र कर सकें, ये प्रक्रिया धारणा के द्वारा संपन्न होती है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए ये धारणा करना आवश्यक है और ये व्यावहारिक जगत में भी जरूरी है एकाग्रता और आंतरिक जगत में भी एक जरूरी है। इसके लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को धारणा की प्रक्रिया कहा जाता है। इसी तरह से आगे हम 7वें खंड से पहले प्रारंभ कहाँ से करें? 7वां खंड ध्यान का कहलाता है, लेकिन वास्तव में वो 6वां, 7वां
लगभग एक ही होता है, जुड़ा हुआ होता है। जब गहन एकाग्रता होने लगती है तो वो ध्यान में ही बदल जाता है। मुझे ये कहने में कोई भी अतिशयोक्ति नजर नहीं आती कि ध्यान अपने आप में योग का एक बहुत बहुत ऊंचा आयाम है। जब हम ध्यान में होते हैं तो हमारी सजगता अंदर बाहर सब सर्वत्र बहुत अच्छी तरह बनी हुई होती है और सजगता पूर्वक हम कोई भी काम ठीक से कर सकते हैं, शांत हो सकते हैं, स्थिर हो सकते हैं, विचार विनिमय ठीक से कर सकते हैं और ठीक ठीक निर्णय ले सकते हैं। आनंद पूर्ण होकर हम सारे काम कर सकते हैं। तो ध्यान अपने आप में आज के काल में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि विसंगतियों के कारण, प्रदूषण के कारण, गलत विचारों के कारण तनावों में रहने का और तनावों में जीने का साथ साथ टकराने का, सामान्य व्यवहार में अस्त व्यस्त होने का अवसर हमें हर जगह मिलता है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित और शांत रख सकें तो हर जगह हम ठीक से व्यवहार कर सकते हैं, खुद भी शांत रह करके कार्य कर सकते हैं और दूसरे को मददगार हो सकते हैं। तो ध्यान की भी अनेक प्रक्रियाएं हैं। मैं प्रक्रियाओं में अभी नहीं जा रहा हूँ, अभी तो सिर्फ अष्टांग योग के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि अष्टांग योग है क्या, और इसके बाद में कभी अलग अवसर पर हम इसका प्रायोगिक स्वरूप देख सकेंगे। आगे का जो 8वां खंड है उसको कहते हैं समाधि। समाधि यानी अपने आप में एक चेतना की सर्वोच्च स्थिति, जहाँ हमारी इच्छा मात्र से बहुत सारे काम होने लगते हैं और करने नहीं पड़ते। हमारी जो व्यक्तिगत चेतना है वो समष्टिगत चेतना के साथ में जुड़ जाती है, मिल जाती है। चाहे तो ऐसा कह सकते हैं परंपरागत भाषा में या धार्मिक भाषा में कि जीव शिव के साथ मिल जाता है, यानी भगवान के साथ मिल जाता है, यानी जुड़ जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा होना समाप्त हो जाता है, हम भी होते हैं, लेकिन ये जो परम शक्ति है, परम चेतना है, उसके साथ में संयुक्त होकर के जीते हैं और एक निर्भयता पूर्वक जीवन, एक आनंद पूर्ण जीवन, एक शक्ति संपन्न जीवन, ऐसा समाधि की स्थितियों में पाया जा सकता है। इसके उदाहरण इतिहास में हमारे योगियों ने प्रस्तुत किए हैं। योगियों के माध्यम से हमें जान सकते हैं कि समाधि और कितनी एक ऊंची अवस्था है। मुझे अष्टांग योग के बारे में ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 21वीं सदी योग की सदी है। ऐसे तो योग के बारे में बहुत से ग्रंथ हैं, लेकिन इस काल में महर्षि पतंजलि ने उसे शास्त्रबद्ध करके फॉर्मूलों के रूप में, सूत्रों के रूप में जो दुनिया को दिया है, वो अपने आप में एक अप्रतिमिक ग्रंथ है और इसका उपयोग मानव के कल्याण के लिए सर्वोपरि है। आज हम देख भी रहे हैं, दुनिया सर्वत्र इसकी आवश्यकता महसूस कर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है जब हम योग के बारे में बातचीत करते हैं। अब हम योगासन, प्राणायाम और ध्यान का भी एक संक्षिप्त अभ्यास प्रायोगिक रूप से करके देखेंगे। प्रारंभ कर रहे हैं योगासनों का। अगम्या अभी जो योगासन करने जा रही है उसे कहते हैं शवासन। गर्दन एक तरफ लुढ़की हुई, पैरों के बीच में लगभग 1.5 फीट का फासला, हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई। शिथिलीकरण का आसन, तनावों से मुक्ति के लिए श्रेष्ठतम आसन। सहज श्वास, और इसके बाद करेंगे
पवन मुक्तासन, बाएं पैर को उठाइए और सीधा ले जाते हुए ऊपर की ओर ले जाते हुए झुकिए। ठीक है, फिर दूसरे पैर को ऊपर ले जाइए और फिर वापस मोड़िए। दोनों पैरों को उठाइए, ऊपर ले जाइए और मोड़िए। शवासन। पवन मुक्तासन का उपयोग बहुत कुछ है और इसके बाद में अब शवासन के बारे में हमने बताया है। तीसरा जो क्रम है वो उसमें आएगा चक्रासन। रीढ़ की तकलीफों के लिए, पेट की बीमारियों के लिए, अनेक तरह से बहुत फायदे का, बहुत लाभप्रद, पूरे शरीर के लिए, संचालन के लिए, मसल्स को लचीला बनाने के लिए बहुत अच्छा। वापस आइए धीरे धीरे। शवासन। बाएं करवट लेते हुए पोजीशन लीजिए वज्रासन की। वज्रासन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। एकमात्र ऐसा आसन जिसको भोजन करने के बाद अवश्य करना चाहिए। बाकी सभी प्रकार के आसन, सभी आसन खाली पेट होने चाहिए या भोजन किया है तो भोजन के 4.5 घंटे बाद होना चाहिए। लेकिन वज्रासन को भोजन के बाद अवश्य किया जा सकता है, अवश्य करना चाहिए। इससे पाचन तंत्र ठीक होता है, पाचन क्रिया ठीक होती है। अपनी श्वास पर ध्यान। और अब करेंगे अगला आसन जिसको बोलेंगे पद्मासन। पद्मासन के बहुत लाभ हैं। ये ध्यान का आसन है। जिनको प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, उनके लिए ये आसन सर्वोत्तम है। इस आसन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। सजगता पूरी रहती है और कमर इसमें अपने आप सीधी हो जाती है और पूरी बॉडी में एक अच्छी कसावट आ जाती है। पद्मासन अपने आप में श्रेष्ठतम आसन। और अब इसके बाद में करेंगे सुप्त पद्मासन। धीरे धीरे पीछे जाइए कोहनी का सहारा लेते हुए। रीढ़ की तकलीफों के लिए, पैरों की तकलीफों के लिए, पेट की तकलीफों के लिए श्रेष्ठतम आसन सुप्त पद्मासन के बाद धीरे धीरे हथेली का सहारा लेते हुए बैठेंगे और करेंगे गुप्त पद्मासन। हथेलियां ठुड्डी के नीचे। बहुत अच्छा। रीढ़ की समस्त प्रकार की तकलीफों के लिए श्रेष्ठतम आसन। कमर की तकलीफों के लिए श्रेष्ठतम आसन। बहुत बहुत अच्छा। शाबाश अगम्या। और उसके बाद करेंगे शवासन। श्वास स्थिर, सहज श्वास, नॉर्मल श्वास। हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई, हाथ ढीले। अथर्वगुप्ता करेंगे आसनों का प्रदर्शन। और उसमें पहला आसन कर रहे हैं आनंदासन। आनंदासन, दोनों पैर फैले हुए, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, हथेलियां नीचे
मस्तक के नीचे एक दूसरे पर चढ़ी हुई, कमर गर्दन लुढ़की हुई एक तरफ, बिल्कुल रिलैक्स। और अब आसन करेंगे जिसको हम सलभासन बोलते हैं। एड़ी पंजे मिले हुए, हथेलियों का सहारा लेते हुए पहले बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, घुटने सीधे रहें, पंजा पीछे की ओर तना हुआ, ठुड्डी जमीन पर, दाहिने पैर से दोनों पैरों से एक साथ। पेट की बीमारियों के लिए अछूत उपाय, पाचन तंत्र को ठीक करता है। वापस आनंदासन, रिलैक्सेशन का आसन करेंगे। भुजंगासन, वापस भुजंगासन, कमर की तकलीफों के लिए, बीमारियों के लिए श्रेष्ठतम आसन। अगला आसन है नौकासन। हाथ सीधे, अलग अलग, हाथ अलग अलग खुले हुए, वापस आनंदासन। अगला आसन करेंगे धनुरासन। रीढ़ के लिए श्रेष्ठतम आसन। बहुत अच्छा, शाबाश। करने जा रहे हैं अगला आसन आनंदासन। तैयारी करेंगे विदाल आसन की। विदाल आसन, धीरे धीरे गति धीमी रखेंगे। कमर के लिए बहुत बढ़िया आसन, रीढ़ के लिए बहुत सुंदर अच्छा आसन। और करेंगे इसके बाद एक और आसन जिसको बोलते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। डायबिटीज के लिए श्रेष्ठतम आसन। इससे इस पोजीशन में इंसुलिन बनने लगता है और नेचुरल इंसुलिन डायबिटीज को कंट्रोल करता है। करेंगे खड़े होने के आसन। ताड़ासन, वापस करिए वृक्षासन, संतुलन का आसन। वापस करेंगे नटराज आसन। बहुत अच्छा, दूसरे पैर से भी यही क्रिया।
शाबाश। और ये ध्यान का आसन भी है, इससे रीढ़ की तकलीफ है, पैर की तकलीफ है, घुटनों की तकलीफ है, दूर होती हैं। वापस करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन नहीं, अर्ध चंद्रासन। बहुत सुंदर। जब हम योग का प्रारंभ करते हैं, उससे उसके लिए हमें कुछ सावधानियां रखना जरूरी होता है। पहली सावधानी ये हमें रखना है कि पेट खाली होना चाहिए। खाना खाने के 4.5 घंटे बाद ही किसी भी प्रकार का योगासन करना चाहिए। कोई एक स्थान नियत हो जहां पर मक्खी मच्छर न हो और आवागमन न हो, शोरगुल और आवाजें न हो। तीसरी जो सावधानी हमें रखनी है, यदि हम रोज योगासन करना है तो एक ही स्थान पर करना और एक ही समय पर, निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर योगासन करने के मानसिक लाभ बहुत अधिक होते हैं। इसके साथ एक सावधानी और भी जरूरी है कि ये जो हम योगासन कर रहे हैं, योगासन करने के पहले प्रारंभ में हमें शवासन करना चाहिए और शवासन के बाद ओमकार नाद 5 बार ओमकार का नाद करें और उसके बाद में ये फिजिकल क्रियाएं प्रारंभ करें। साथ ही जब अंत करें हम, अंतिम समय में भी योगासन के बाद शवासन करें और ओमकार नाद 5 बार करने के बाद में योगासन के क्रम को पूरा करें। मुख्य रूप से यही सावधानियां रखने की होती हैं। हड़बड़ी न करें, शांति के साथ करें, धीरे धीरे करें। स्थिरता अधिक चाहिए। गतियां सिर्फ योगासनों को बदलते समय हो, बाकी योगासन की पोजीशन स्थिरता के साथ होगी। अधिक हलचल करने से ज्यादा लाभ होता है ऐसा नहीं है। योग यानी स्थिर। अब हम प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस प्राणायाम में मुख्य रूप से 3 नाड़ियों का संबंध आता है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जो हमारा बायां नासापुट है वो इड़ा कहलाता है, जो दाहिना है वो पिंगला कहलाता है और सुषुम्ना एक अव्यक्त नाड़ी है जो हमारे अंदर तो स्थित है, लेकिन वो साधना के द्वारा ही उसका द्वार खुलता है और वो बहुत बात की स्थिति है। तो लीजिए, अब हम प्रारंभ करते हैं एक मुद्रा से। और इस तरह से एक मुद्रा बननी होनी चाहिए जिससे कभी हम अपने दाहिने स्वर को, कभी बाएं स्वर को खोल सकें और बंद कर सकें आसानी से। ये जो 2 उंगलियां हैं ये मस्तक पर टच रहनी चाहिए। अब हम बाएं स्वर से प्रारंभ करेंगे। बाएं, इस उंगली का कोई काम नहीं। बाएं स्वर से धीरे धीरे श्वास खींचेंगे, बाएं से ही छोड़ देंगे। लेना और छोड़ना एक मानकर ऐसा 5 बार करेंगे। बाएं स्वर को बंद रखेंगे और अंगूठा हटाने से दाहिना स्वर खुल जाएगा। तो दाहिने से भी वही क्रिया करेंगे, श्वास को अंदर खींचेंगे, छोड़ देंगे। इसे लेना और छोड़ना एक मानकर 5 बार करेंगे। पुनः बंद करेंगे अंगूठे से दाहिने स्वर को
और बाएं स्वर को खोल देंगे और श्वास को बाएं स्वर से खींचेंगे और दाहिने स्वर में निकाल देंगे। ऐसा 5 बार करेंगे। बाएं से लिया, दाहिने से निकाल दिया। तत्पश्चात दाहिने स्वर से श्वास लेंगे और बाएं में निकाल देंगे। ये भी 5 बार करेंगे। पुनः बाएं स्वर से श्वास लेंगे, दाहिने में निकाल देंगे और अब दाहिने से ही खींच लेंगे, बाएं में निकाल देंगे। बाएं से लेना, दाहिने में छोड़ देना और दाहिने से लेना और बाएं में छोड़ देना। इसको एक मान करके 30 बार कम से कम करेंगे। इसकी मात्रा 30 से भी अधिक की जा सकती है, लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि रोज जितना निश्चित कर लिया है उतना ही करें। इसको कुल मिलाकर के नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम अपने आप में है तो प्राथमिक प्राणायाम, लेकिन इसका महत्व भी बहुत अधिक है। आगे के प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, शीतली प्राणायाम या और भी इससे आगे के बहुत बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाले प्राणायाम तभी किए जाने चाहिए जब ये नाड़ी शोधन प्राणायाम प्रारंभ में कम से कम 20 रोज से लेकर 1 महीने तक कर लिया जाए। यदि प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम किए बिना हम आगे के प्राणायाम करते हैं तो तकलीफ हो सकती है। इसलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम को अवश्य करें और उसके बाद दूसरे अगले प्राणायाम करें। आवश्यकता के अनुसार जो इसके विशेषज्ञ हैं उनसे परामर्श करके करें। असल में अगर गलत नाड़ियों में श्वास प्रवाहित होने लगे तो हमें तकलीफ भी हो सकती है। इसलिए जानकार लोगों की सलाह से, मदद से ये प्राणायाम करना चाहिए। इसके बाद अब हम बातचीत करेंगे, थोड़ी सी बातचीत करेंगे ध्यान के अभ्यास के बारे में। ध्यान यानी बाहर से अपनी चेतना को अंदर की ओर ले जाना, अंदर की ओर चेतना को स्थिर रखना, कुछ समय के लिए अपने आसपास और बाहर के परिवेश को, आवाजों को भूल जाना। वास्तव में देखा जाए तो नींद के माध्यम से हम हमेशा ही अपने आंतरिक जगत में प्रतिदिन जाते हैं और प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि जब हम नींद में चले जाते हैं, 4, 6, 8 घंटे की नींद लेते हैं, तभी हमें एनर्जी प्राप्त होती है। बाहर के संसार में जितना हम अधिक से अधिक देखेंगे, अधिक से अधिक बाहर का सुनेंगे, उतनी हमारी एनर्जी खर्च होगी और इसीलिए हम रात के समय, शाम के समय थक जाते हैं और एनर्जी प्राप्त करने के लिए अपने अंदर जाते हैं। तो ध्यान एक प्रकार से अपने अंदर जाने की प्रक्रिया है। ध्यान में और नींद में एक महत्वपूर्ण फर्क भी है। नींद में जब हम जाते हैं
तो एनर्जी तो हमें मिलती है, लेकिन सजगता नहीं मिलती। सजगता के लिए हमें ध्यान में ही जाना होगा, और ध्यान में जाकर हमें एनर्जी भी मिलती है। जो शक्ति हमें नींद से मिलती है, उससे ज़्यादा शक्ति ध्यान में मिलती है, और इसके अलावा सजगता भी मिलती है। तो अब हम ध्यान के अभ्यास को भी संक्षेप में करके देखेंगे। वैसे तो ध्यान की प्रक्रियाएं भी, ध्यान की क्रियाएं भी अनेक तरह की हैं और अलग अलग स्तर की हैं, लेकिन प्राथमिक जो प्रक्रिया है, जिसको बच्चे बड़े छोटे सरलतम कोई भी कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा अभ्यास करके मैं आपको बताता हूँ। अपने कान की उंगलियों, कान में दोनों उंगलियों को लगाकर कान के छेदों को बंद कर लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए, कमर को सीधा रखते हुए और अधिक से अधिक गुंजन करना है। मुंह बंद रहेगा और गुंजन होगा। उस गुंजन को आप सुनते रहें, अपने अंदर सुनते रहें। इससे बाहर की आवाजें हमारी कान बंद करने से रुकी। मुंह से जो हम अंदर आवाज करेंगे, उसकी आवाज अंदर हमें सुनाई देगी। उसको सुनते रहने से हमारा मन अंदर ही रहेगा, बाहर से हट जाएगा। ये अभ्यास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ध्यान की स्थितियों की तरफ जाया जा सकता है, अधिक से अधिक आगे सफलता प्राप्त की जा सकती है। हाई या लो ब्लड प्रेशर के लिए भी ये क्रिया अपने आप में बहुत बहुत उपयोगी है। तो लीजिए करते हैं इसका अभ्यास। प्रारंभ में यह अभ्यास क्रम 15 से 20 मिनट का पर्याप्त है, और इसके जो लाभ हैं वो तो अप्रतिम लाभ हैं। आप करके देखिए। हमने ये देखा कि ये योग किस तरह हमको लाभ पहुंचाता है। बहुत थोड़े से में सब कुछ नहीं बताया जा सकता। इस संबंध में और भी अधिक जानकारी आप लेना चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, या और भी किसी विशेषज्ञ से इस संबंध में संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ सूचनाएं आपके लिए योग से संबंधित, योग की क्रियाएं करने से संबंधित देना चाहूँगा। पहला तो ये कि योग प्रतिदिन करना चाहिए। उसका समय निश्चित हो, एक ही समय पर, ठीक समय पर करना चाहिए। उसके लिए एक निश्चित स्थान पर बैठें। योगासन करना हो तो भी निश्चित स्थान पर बैठें, और साथ ही साथ प्राणायाम करना हो तो भी उसी स्थान पर बैठें, साथ ही ध्यान भी करना हो तो उसी स्थान पर बैठें।
एक ही स्थान होने से, एक ही समय होने से वो स्थान वाइब्रेशंस से युक्त हो जाता है, और ये जो वाइब्रेशंस हैं वो हमको इन सारी क्रियाओं को करने में बहुत बहुत मददगार हो जाती हैं। ये तो है ही कि हमें फ्रेश होकर बैठना चाहिए। सुबह का समय इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहता है। शाम के समय भी वे लोग कर सकते हैं जिनको किसी तरह से सुबह समय नहीं मिल सकता। शाम के समय भी करें तो भी हमारे भोजन के बाद लगभग 5 घंटे के बाद, 4.5 घंटे के बाद ही योगासन, प्राणायाम अथवा ध्यान करना ठीक है। हम ये भी देख सकते हैं कि जिस स्थान पर हम ये ध्यान और प्राणायाम कर रहे हैं वो हवादार तो जरूर हो, लेकिन मक्खी, मच्छर और इस तरह के व्यवधानों से पूरी तरह से मुक्त हो, वहाँ दूसरे व्यक्तियों का आवागमन न हो और बाहर की आवाज़ों से हमारा बचाव हो सके। मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण परिणाम देने वाला क्रम है। ठीक आपने ये मेरे द्वारा कही गई बातों को ध्यान पूर्वक सुना। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आप सबके लिए।